जय हिंद दोस्तों। BSPHCL करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का हम लोग फुल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये 100% जो है सिलेक्शन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्योंकि जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न जो है हमने हूबहू लिया है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो देखिए, जिसमें हम सभी जानते हैं कि इसका सिलेबस में क्या है। कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे और जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो होगा प्रैक्टिस सेट फुल सेट सॉल्यूशन होगा और आपको पूरी डिबली में भी बताया जाएगा क्वेश्चन को, यानी 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसी प्रकार हम लोग BSPCL टेक्नीशियन थर्ड का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसी चैनल पे आपको बिहार दरोगा, बिहार SSC, NTPC, रेलवे का फुल प्रैक्टिस से चलता है, जिसमें मैथ रीजनिंग से लेकर बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है चलता है। और बिहार SSC CGL 4, बिहार SSC 10+2, BSO की भी प्रैक्टिस सेट चलती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से बिना आपका समय व्यर्थ किए हुए। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। अब बताइए कि जो महावीर महावीर कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म, हमने जब लूसेंट में हम बहुत डीपली में बता रखा, बहुत अच्छे से समझाकर कहानी कहानी बताकर। अब देखिएगा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है। वो लूसेंट का जो हमने जो है सेशन शुरू किया है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए, महावीर जो है ना, महावीर कौन है। तो जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। और महावीर जो है जैन धर्म के 24 नंबर के क्या है, तीर्थकर है। ये ध्यान रखना है। तो जो महावीर हैं जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, और उनके जो अनुयायी हैं, अनुयायी किन्हें कहा जाता है, अनुयायी कहा जाता है उनके शिष्यों को। ठीक है, जो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं। तो उनकी शिक्षाओं को लगभग 1500 साल पहले जैसे लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में जो है ना मौजूद है। जानते हैं कहाँ पे। तो गुजरात के वल्लभी में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, गुजरात के वल्लभी में। वल्लभी जो है कहाँ पे है, वल्लभी में ही। अब सब हम बताते हैं, जैन धर्म में जो है 2 संगीतियां हुई, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था, उसी प्रकार जैन धर्म में 2 संगीति हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कि फर्स्ट संगीति जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, जैन धर्म का पहला संगीति, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे पहले के। और दूसरा जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 512 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और देवाधीश क्षमा सरवन इसके अध्यक्ष थे। देवाधीश क्षमा सरवन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, गुजरात के वल्लभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शासकों की सही जो है कालानुक्रमण क्या है, यानी समय बताना है कि इनमें से कौन सा शासक पहले आया कौन सा बाद में आया। तो देखिए, अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी जो है ना 1173 से लेकर 1206 तक काल है इसका। 1173 से लेकर 1206 तक इसका समय है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, चंगेज खा की अगर हम बात करें तो 1206 से लेकर 1227 तक इसका समय है। मोहम्मद गजनवी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी का है 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक। ठीक है, और तैमूर की अगर हम बात करें तो तैमूर का है 1370 से लेकर 1370 से लेकर 1405 तक है, 1405। अब बताइए इसमें सबसे पहले कौन आया। तो आपको पता चल गया हो कि सबसे पहले तो आया कौन, मोहम्मद गजनी 998 और 1030 की बात है तो मोहम्मद गजनी तो 222 सब में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चौथा एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, अब मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आया, तो मोहम्मद गजनी के बाद आया मोहम्मद गौरी, यानी 2 के बाद 4 आएगा। तो सबसे पहले दूसरा एलिमिनेशन हमारा हो गया। फिर 2 के बाद 4 आया, फिर उसके बाद कौन आया, तो मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गजनवी पहला आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर उसके बाद कौन आया, चंगेज खान आया। कौन सा आया, चंगेज खान आया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे भी हमने लिख दिया है एक एक करके।
तो मोहम्मद गजनवी का जो है समय 998 से 1030 है। मोहम्मद गौरी का 1173 से 1206। मोहम्मद गौरी, ठीक है। गजनवी पहले आया, फिर गौरी बाद में, फिर चंगेज खान आया, फिर तैमूर लंग आया 1370 से 1405। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? जब 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो चार्ल्स बॉयज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बॉयज ने जो है किया था, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग, रॉबर्ट ब्लाई, रॉबर्ट जो है क्लाई या रॉबर्ट बाउल्स। तो चार्ल्स बॉयज ने इसका जो है किया था। तो 1757 की प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, माफ कीजिएगा 1757 है ना, तो बॉयल कहाँ, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट क्लाई और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 की लड़ाई। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1757, ठीक है। रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला। उसी प्रकार बक्सर का युद्ध पूछता है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। और ये तीनों युद्ध बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। 1764 का हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच, ठीक है। और 1760 में आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब की घटना है? तो 1905 की घटना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब की घटना है? तो 1905 की घटना है बंगाल विभाजन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी उस समय जो लॉर्ड कर्जन था उसने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने, ये भी याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में घोषणा की और इसके विरुद्ध में पूरे बंगाल में क्या चला था? बंग भंग आंदोलन चला था, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो ये भी याद रखना है कि 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की क्या हुआ था? घोषणा किया गया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से ये बंगाल विभाजन क्या हुआ था? प्रभावी, यानी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। और इसी दिन 16 अक्टूबर को ही बंगाल में क्या मनाया जाता था? शोक दिवस मनाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? अब बताइए, ये क्वेश्चन जो है हमने और सेट में भी करवा रखा है, ठीक है। तो किस 13 दिसंबर 1900 कब की बात है? तो 13 दिसंबर 1948 की बात है, 13 दिसंबर 1946 की बात है। तो याद रखना है 13 दिसंबर 1946 की बात है जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 11 दिसंबर को ही संविधान सभा के अध्यक्ष के पद पर कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रखना है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया था ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की भाग 4 का ए किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए जो है किससे संबंधित है? तो भाग 4 समझ जाना है कि भाग 4 जो है ना वो संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। तो भारतीय संविधान का भाग 4 का ए जो है किससे संबंधित है? तो देखिए, भाग 4 का जो क संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार के बारे में पूछेगी कि फंडामेंटल जो राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 के क में, ठीक है। अगर उसी प्रकार आपसे पूछे कि भाग 3 में क्या है भाई, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डीपीएसपी किस में है? राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया, हम सभी जानते हैं। तो ये जो है 4 में है, किस में है? 4 में। और 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 4 के क या ए कभी देता है तो ये भी ध्यान रखना है। 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है। और नागरिकता जो है क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, ये ध्यान रखना है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन
कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर जो है 545, यानी लोकसभा की सीटों की संख्या जो था पहले 525 था और 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था, यानी 20 सीट को बढ़ाया गया था। कितना? 20 सीट को जो है इंक्रीज किया गया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन करके किया गया था? तो ये जो है 31वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में। तो 31वां संविधान संशोधन में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या में 20 की वृद्धि होती है, यानी 525 से 550 हो जाता है। ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश में था वो पहले 25 हुआ करता था। ठीक है, उसको क्या किया जाता है? 25 घटाकर 20 कर दिया जाता है। 25 से घटाकर क्या कर दिया जाता है? 20 कर दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों की संख्या घटा दी जाती है और बाकी विधानसभा में जोड़ दी जाती है। तो 525 से प्लस 20 यानी 540 लोकसभा का सीट हो जाता है। 540 नहीं यार, 545। कितना है? 545। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 545। ठीक है। और और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें भी जो है टोटल 8 मिलाकर 25 लोकसभा का सीट था, तो उसको घटाकर 20 कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है। और ये सभी परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? अब बताइए, भारत की केंद्र सरकार के द्वारा जो भारतीय योजना आयोग है उसको भंग कब किया गया था? योजना आयोग तो हम सभी जानते हैं 1950 में, 1951 की बात है, 1950 की बात है, लेकिन योजना आयोग को जो भंग किया गया था वो 2014 में किया गया था। योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो भंग किया गया था 2014 में। और कब? अगस्त 2014 में बंद किया था। और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या आया था? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया था। क्या आया था? नीति आयोग, योजना आयोग के जगह पर। अगर पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है अगस्त 2014 में, इसे भंग कर दिया जाता है। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आती है। क्या आती है? नीति आयोग आती है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और नीति आयोग के जो होते हैं अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो हमने देखा। ठीक है, नीति आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य हो गया या अन्य जो तारे हैं उनका ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमने बताया ना कि ये जो है नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, परमाणु बम अगर पूछे तो नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम कहे तो नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम के ही सिद्धांत पर, यानी सूर्य और जो अन्य तारों का ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन के ही आधार पर है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है ये नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड जो है लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? अब बताना है कि निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा जो है और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो ये ध्यान रखना है कि है न्यू फाउंडलैंड। कहाँ पे है? न्यू फाउंड लैंड द्वीप पे। तो कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो है न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है स्थित है। ये ध्यान रखना है। लेब्राडोर ठंडी जल धारा है और जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जल धारा है। ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ जो है ना प्रजनन बहुत ज्यादा होता है मछलियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सेवरॉल हिल्स निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? सेवरॉल हिल्स की अगर हम बात करें तो सेवराय की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो सेवराय की जो पहाड़ियां है वो तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ियां, ये ध्यान रखना है। पूर्वी घाट का एक भाग है तमिलनाडु में, वहीं पे है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? हम सभी जानते हैं कि एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध है वो हरित क्रांति से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंधित है एम एस स्वामीनाथन का। हरित क्रांति का इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म को जो है ना भारत में खदान की कमी दूर करने के लिए ये अपनाया था, और इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1966-67 हमने जो है कितनी बार कर भी रखा है इसको प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत होती है, और इसे विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में स्वामीनाथन का, लेकिन पूरे विश्व में जो है शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये ध्यान रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे हम है, तो पीला का होता है भाई सरसों, तो पीली क्रांति किससे है, तो सरसों से है, ठीक है, ध्यान रखना है सरसों से, ठीक है। अगर बात करें गुलाबी क्रांति किससे है, तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। श्वेत क्या होता है, श्वेत होता है दूध ना, तो दूध से होता है श्वेत क्रांति, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। मिल्क की, हाँ मिल्क लिख देते हैं, दूध से श्वेत क्रांति। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर है। अब बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह, श्वेत क्रांति, पहले ये भी याद रखना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, और जब बता आ ही गया तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का जो है ना, जैसे झींगा मछली से है, इसका प्याज से भी है, ये याद रखना है, ठीक है, प्याज से भी है गुलाबी क्रांति का। अगर झींगा मछली ना दे तो आपको प्याज मारना है, ओनियन, ठीक है, प्याज और क्या है, प्याज और झींगा मछली है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर है। तो देखिए श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है ना, कोलकाता में, कहाँ पे है, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। और कोलकाता बंदरगाह का जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है बंदरगाह कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इन्होंने ही जनसंघ की स्थापना की थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी ही किसकी स्थापना किए थे, जनसंघ की, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है जनसंघ की जो स्थापना करता है श्याम प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है देश का पहला प्रमुख एवं पहला नदी बंदरगाह है, ठीक है। और ये जो कोलकाता वाला बंदरगाह है, ये क्या है, पहला नदी बंदरगाह है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एक होता है समुद्र बंदरगाह, एक होता है नदी बंदरगाह, ये है नदी बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ध्वनि को मापने के लिए हम सभी जानते हैं कि डेसिबल का इस्तेमाल होता है, हर्ट्ज का, ओम का, प्रतिरोध को मापने के लिए ओल्ड ओम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका की चपटी प्रतीत होने के परिभाषित कर सकती है। तो देखिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है, ठीक है, तो ये जो है ना वायुमंडल का अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन के दलहन एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। बताइए दलहन और धान की खेत में कौन सा गैस उत्सर्जन होता है भाई। तो दलहन और धान की खेत में जो है हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कौन सी होती है, तो मीथेन होती है। कौन सी होती है, तो दलहन एवं धान की खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जन होती है, तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। हीलियम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो वातावरण में मौजूद ही है, ठीक है, तो मीथेन गैस निकलती है। दलहन और धान की खेत में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो मीथेन गैस उत्सर्जन होती है। और मीथेन गैस जो होती है ना, वो रंगहीन गैस होती है। कैसी गैस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है, ठीक है। मीथेन गैस जो होती है रंगहीन होती है, ठीक है। और ये गैस ऐसा है जो जल में अविलय है, जल में ये नहीं घुलता है मीथेन गैस। और मीथेन का सूत्र भी याद रखना है, अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना है कि CH4 जो होता है मीथेन का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है कि पाचन तंत्र के चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पाचन तंत्र के चरण में इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो अंतर ग्रहण हो गया, उत्सर्जन से शुरू है, कार्य खत्म, अवशोषण है, यहाँ C और D होगा, ठीक है। अंतर ग्रहण लेंगे, फिर उसके बाद पाचन होगा, फिर उसके बाद अवशोषण होगा, तो यहाँ अवशोषण फिर उत्सर्जन फिर पाचन लिखा हुआ है। तो पहले अंतर ग्रहण अंदर लिए, फिर भोजन का पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण हुआ, फिर उसके बाद बाहर उत्सर्जन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अंतर्ग्रहण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंगेशन, पाचन को डाइजेशन, अवशोषण का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण यानी स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन, और उत्सर्जन यानी मल परित्याग जिसे कहा जाता है डिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 18 नंबर के, 18 मई 2024 में दुनिया का पहला जो है 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया। बताइए कि 6G यानी 6 जनरेशन का जो डिवाइस लॉन्च किया। अभी 5G में हम लोग लटके हुए हैं,
तो 18 मई को ही दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो जापान बन गया है। कौन सा बन गया है? जापान बन गया है, ये ध्यान रखना है। और ये जो 5G के तुलना में है 20 गुना है। कितना गुना है 5G की तुलना में? तो 20 गुना तेज काम करता है। ठीक है, और ये डिवाइस जो होता है ना 300 फीट तक के एरिया को जो है कवर कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अब बताइए, मई 2024 में जो है सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो लॉरेंस वोग ने लिया है। किसने लिया है? लॉरेंस वोग ने लिया है, ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कि 15 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद में बैठक कहाँ हुआ? तो देखिए, चीनी संगठन ISO परिषद का जो बैठक हुआ है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में जो है किया गया है। चीनी संगठन 64वीं बैठक जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो देखिए 20 प्रश्न जो होते हैं वो जीके जीएस से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, या तो जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, इसके संबंधित 20 प्रश्न हमने किया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? मैथ के प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैथ का प्रश्न जो है आसान है, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, सबसे पहले किसका करना है? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को किया जाता है, फिर इसको मिडिल, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट, और उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम करें तो 15 प्लस क्या है? 3 है। यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि ये जो है ना कहीं कहीं गड़बड़ हो गया यार, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे भागा है, डिवाइड है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? डिवाइड। क्या है? डिवाइड। 15 भागा 3 है, फिर -19 -1, फिर यहाँ पे क्या है? तो भागा है। यहाँ पे भी 19 -3 है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी भागा। डिवाइडेड का चिन्ह है, यहाँ पे भी डिवाइडेड का चिन्ह है। यहाँ पे भी डिवाइडेड क्या है? 2 है। फिर उसके बाद -5 -20 -7, फिर 7 है गुने 9 माइनस माइनस इंटू 2, और फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न व्यंजन को सरल करना है। अब यहाँ पे व्यंजन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, व्यंजन क्या क्वेश्चन है कि हम बता दे रहे हैं, ये जो है ना व्यंजन में ये 22 है। ठीक है, और 5.5 के पावर कितना है? 3 लिखा हुआ है, और 4 के पावर भी कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा गया है। ठीक है, और 3.25 प्लस 22 प्लस 16 है। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन है, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सभी जानते हैं कि देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पे है ये फार्मूला, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू और माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है, ये होता है। अब देखिए ये जो है ना वो क्या है? ए बी प्लस बी स्क्वायर पर। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह ए माइनस बी लिखेंगे, यानी 15 5.5 में से 4 सिर्फ घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5, क्योंकि ये ऊपर ऊपर तो कट जाएगा, ये नीचे वाला पूरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब इसको जो है सरल करना है। इसको क्या करना है? 23 नंबर में सरल करना है। और ये भी क्या है? बाई है बीच में मेरे भाई। 82 गुने 3 के पावर कितना है? 3 है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 82 गुने 3 के पावर 3 है। इसको थोड़ा सा हम सही से कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन को जो है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 82 गुने 3 के पावर कितना है? 3 है, ये बाई हो गया। और 82 गुने 3 के पावर कितना है? 3 है, यानी पावर में 3 है। ठीक है, और बाई कितना है? √16, और रूट जो है 81, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 82 को क्या लिख सकते हैं? 82 नहीं, यहाँ पे यार क्या मिस्टेक है यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या है? 8 के पावर 2 लिखा हुआ है, और गुने 3 के पावर 3 लिखा गया है, और बाई √64
और गुने √81 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर हो जाएगा, तो 8 गुने क्या हो जाएगा 8, और 3 कितना है 3 है, तो 3 गुने क्या कर देंगे 3 कर देंगे और 3 कर देंगे। ठीक है, और बाई 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आसान ही पूछा जाता है, 3 और 3 3 खत्म। ठीक है, तो 38 कितना हो जाएगा 24 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर, ये क्वेश्चन सही है हमारा। बोल रहा है कि 32 वस्तु का विक्रयमूल 38 वस्तु के क्रयमूल के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि 32 वस्तु का जो विक्रयमूल है, 32 वस्तु का विक्रयमूल बोले तो क्या है एसपी, ये बराबर किसके 38 वस्तु के क्या किसके बराबर है सीपी के बराबर है। तो देखिए सीपी के सामने कितना है 32, तो सीपी का मान दे दिया है कितना 32। ठीक है, और एसपी के सामने कितना है 38, यानी एसपी का मान कितना है 38 है। यानी आप सोचिए कि आप 32 रुपए में खरीद रहे हैं और 38 रुपए में बेच रहे हैं, तो फायदा कितना हो रहा है 6 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 6 का फायदा हो रहा है, किस पे फायदा होता है क्रयमूल पे। क्रयमूल कितना है 32 है, और गुने हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 25 या 75 और 4। तो अब इसको काट देना है, 18 चौके 72, 19 चौक 76, तो 18 से हो जाएगा 18%। ठीक है, तो 18.75% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और यदि उसके क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों 100 के कम कर दिया जाता है। यानी एक वस्तु को जो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने पर, तो 20% लाभ पर बेचा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर क्रयमूल 100 रुपया है, तो उसको 20% लाभ पर बेचा गया, यानी 120 रुपये में बेचा गया। यदि उसके क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब है कि क्रयमूल को भी और विक्रयमूल को भी 100 रुपये कम कर दिया जाए। तो जैसे ही क्रयमूल को अगर हम 100 रुपये कम कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 रुपया हो जाएगा। और इसमें से अगर हम विक्रयमूल में से 100 रुपये कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तो प्राप्त लाभ जो हो रहा है ना 4% अधिक हो रहा है। तब ये जो है प्राप्त कितना लाभ हो रहा है 4%। यहाँ तो 20% के बराबर है, यहाँ तो कितना के बराबर है 20% के बराबर है ना, लेकिन बोल रहा है कि 4% के बराबर है। तो 4×5 = 20, तो आंसर इसका हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा और अगर नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा सा संख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कहने का मतलब है कि 20% लाभ है, तो जैसे मान लेते हैं कि 1000 हो गया। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा 1020 हो गया। अब इसमें बोला है कि 100 रुपये कम कर दीजिए, इसमें हम 100 रुपये कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 900। और इसमें यदि क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों में 100 रुपये कम कर देते हैं, तो 100 रुपये कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 920 रुपया। तो यहाँ कितना अधिक है 20 अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है 20 अधिक है। तो बोल रहा है तो प्राप्त लाभ जो है ना 4% अधिक होगा। तो प्राप्त लाभ जो होगा 100% कम करने पर प्राप्त लाभ कितना होगा 4% अधिक होगा। तो क्रयमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है 20 का 9/100 गुने 100, तो 100×9 = 90, यानी 20/9 लाभ हो रहा है। 9×3 = 27, 9×2 = 18, ओहो। देखिए मिस्टेक कहाँ से हो रहा है। मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो 100 का 120%, 1020 थोड़ी ना होगा, 1120 होगा। यही होता है, कभी कभी मैथ में होता है ना, इजी क्वेश्चन रहेगा और आपसे बनेगा नहीं। इसको ऑप्शन से भी हम चेक करके बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी आसानी से बनाया जा सकता है कि उतना आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम 500 हम ले लेते हैं, ठीक है, तो 500 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 500 का 20% लाभ होगा तो कितना में होगा 600 रुपये में बेचा जाएगा। अब यदि उसके क्रैमुल और विक्रैमुल में 100 घटा दिया जाता है, तो 100 हम घटा देते हैं, इसमें भी हम 100 घटा देंगे, इसमें भी घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 होगा। अब बोल रहा है कि कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। यानी जो 500 है ना वो कितना होगा 4% से अधिक होगा। अब तो 4% पहले कितना था 20% था, अब 4% अधिक कितना होगा 124% होगा। अब 124% अधिक होगा, तब इसको देखिए 4 से काटिए, तो 4 16, 4 दूनी 8, 9, 496, यानी लगभग 500 हुआ ना, 4 ही कम ना है, तो यानी फुल फिल हो रहा है, सही है। तो इसके हिसाब से 500 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम ऑप्शन से नहीं चेक करना, इसको बनाना ही है,
तो ठीक है, वैसे ही हम बना लेते हैं इसको। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि 1,000 वस्तु है क्रैमुल मान लेते हैं, अब इसको 20% अधिक पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1120 रुपए में बेचा जाएगा। क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों में 100 रुपये घटा दीजिए, 100 रुपये हम घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और इसमें भी हम 100 रुपये घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1020 हो गया और बोला कि 4% लाभ प्राप्त करने के लिए 900 रुपया है, लेकिन 4% अधिक लाभ, अधिक लाभ यानी 20 था फिर 24, तो कितना हो जाएगा 24 यानी 124%। अब देख लेना कि 124% जो है इसके बराबर है कि नहीं बराबर है। अब 9 से ये कट जाएगा तो 9 चौके कितना हो गया 36 और 9 दूनी 18, 6 कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 9 दूनी 18 3 21 और 9 दो 11, ठीक है 1116, ठीक है। यानी इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 500 के नजदीक में आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट ज्ञात करना है। कितना कितना का छूट दे रहा है, तो 10% की छूट, 15% की छूट और 20% की छूट है, ठीक है। तो क्रमिक छूट निकालना है हमें, कितना निकालना है क्रमिक छूट, तो पहले दो को निकाल लेते हैं। 10 और 15% है ना, तो हम सभी जानते हैं कि 10 प्लस क्या लिखेंगे 15 और माइनस 10 गुने 15 और बट्टा क्या लिखेंगे 100। अब ये 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और माइनस 15 तो 150, 100 से भाग देंगे तो 1.5 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 23.5%। अब क्या करना है, फिर उसके बाद 20% का जो है क्रमिक छूट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, फिर वही करना है तरीका, ठीक है। 23.5 है तो 23.5 लिखिए, फिर प्लस कितना है 20 एक बचा हुआ है ना तो 20 लिखेंगे और माइनस 23.5 गुने 20 और बट्टा कितना 100। तो 23 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 43 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस, अब इसको घटाइए तो 2 से गुना करके 100 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा यानी 4.7% आ जाएगा। और 43 में से 4.7% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38.17 में से 5 गया 8 7 15 यानी कितना हो जाएगा 8%, यानी 38.8% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को जो है 12 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी जो है एक काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। यानी ए प्लस बी जो है मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। और ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है और ए अकेले जो है उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, बी जो है ना प्रतिदिन आधे दिन तक काम करता है, पूरा नहीं करता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफिशिएंसी इसका। तो हम निकाल लेते हैं इसका 60 एलसीएम, तो 12 25 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 होगा। यानी ए का काम जो है एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो बी कितना दिन करेगा, जैसे ए प्लस बी बराबर कितना है टोटल 5 है, ए प्लस बी जो है कितना है 5 निकला है ना। तो ए का तो दिया हुआ है कि 3 दिन काम कर रहा है, तो बी कितना दिन में करेगा, तो 2 दिन में काम करेगा, मतलब दो, एक काम को दो, मतलब एक दिन में वो 2 काम करेगा। यहाँ पे दे रहा है कि दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है और यहाँ पे निकल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 दिन में, यानी एफिशिएंसी निकल गया ए का और बी का। तो यानी ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 2 है। अब इसमें क्या कर रहा है कि अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बोला कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है और ए और बी एक साथ मिलकर उसे कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए और बी दोनों को काम करना है, ए और बी जो है दोनों को काम करना है, लेकिन एक दिन में ए जो है 3 काम करेगा, यानी ए प्लस बी को काम करना है। मेरे भाई समझना है, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है नहीं, समझना सिर्फ ए और बी मिलकर काम करेंगे, लेकिन ए जो है एक दिन में वो कितना करेगा, तो 3 काम करेगा, 3 रोटी बनाएगा और बी जो है ना वो आधा बनाएगा एक दिन में, यानी 2 रोटी उसका क्षमता है कि एक दिन में 2 रोटी बना सकता है, लेकिन ढीला ढाला इंसान है तो कहेगा हम एक ही रोटी बनाएंगे, तो 1 रोटी बनाएगा। तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा 4 रोटी, तो टोटल कितना है 60 काम है, यानी 60 रोटी बनाना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौके 60 यानी 15 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन आंसर हो गया। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये देखिए टाइम वन का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी जो है इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और ए और सी जो है इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए ए और बी जो है ना एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए
प्लस बी कितने दिनों में? तो 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी इस जो है बी और सी बी बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में? तो 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी जो है इसे मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम निकलेगा तो 36 हम निकाल देते हैं। 9 से 36 कितने बार में? 4 बार में। 12 से 36 कितने बार में? 3 बार में। 18 से 36 कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 3 रोटी बना रहा है, और ए प्लस सी एक दिन में 2 रोटी बना रहा है। तो देखिए सब में ए है और सब में बी भी है, यानी 2 ए है तो 2 बी है और 2 सी है। सब में नहीं, मतलब 2 ए है 2 बी है तो 2 सी है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों के द्वारा किया गया एक एक दिन में। तो कितना हो जाएगा? एक एक दिन का हम निकाल लेते हैं पहले कि एक दिन में ये कितना, यानी ए एक एक का एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, यानी एक दिन के कार्य तीनों के द्वारा, यानी ए बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो तीनों को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, यानी 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। और बराबर टोटल कितना है भाई? तो 4 3 7 दो कितना है? 9 है। कितना है? तो टोटल जो है कितना है? 9 है। तो इनके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कार्य किया गया तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल काम कितना करना है? 36 काम करना है। तो 36 दूनी 72 बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 अठे 72, यानी 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। आंसर हम क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 बटा 2 काम कर रहा है, तो 36 काम करना है, तो 36 में हम 9 बटा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे है, तो 9 चौके 36, 36 दूनी 72 हो गया आंसर मेरा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ही प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे इसी टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार का 1/3 भाग, बी 1/3 भाग जो है कितने दिन में कर रहा है? तो बी ए एक कार का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार के 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी द्वारा मिलकर जो है किया जाएगा कार्य कितना करेगा? तो देखिए ए 1/3 का 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 15, और बी उसी कार का 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में? 10 दिनों में कर रहा है। तो 2/5 तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50/2, यानी बी जो हो जाएगा 25 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 25 दिन में, यानी 1/3 कितना हो जाएगा? 15, और 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 गुने 10 हम करते हैं, 5/2 गुने हम करते हैं कितना? 10। तो 10 पचे 50/2, यानी 25 हो जाएगा। ए एक दिन में 15 और बी 25। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 25 या 75 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी ए एक दिन में 5 रोटी बना रहा है और बी जो एक दिन में 3 रोटी बना रहा है। दोनों मिलके बनाएगा तो एक दिन में कितना बनाएगा? दोनों मिलके 8 रोटी बनाएगा। टोटल रोटी कितना बनाना है? 75 रोटी बनाना है। तो 8 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 92/8 होगा नहीं, 88/31 होगा नहीं, 4 दिन और चौके 32 होगा नहीं, 71/8 लिखा हुआ है मिस्टेक से, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? 75/8, ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर 75/8। 75/8 को क्या हम लिख सकते हैं? 9.3/8, 9.3/8 हम लिख सकते हैं। तो 9.3/8 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट से 71 लिख दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है इतना है, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या कितना है? तो 22,4375 है, ठीक है। 22,000 नहीं है, 2,24,375 है। अब इसकी जो जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है? 4% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 4% की वृद्धि हो रही है, यानी 104/100। तो 2 वर्षों के लिए निकालना है तो 104/100 करेंगे, और 2 वर्षों के लिए तो ऊपर पावर 2, और 3 वर्षों के लिए तो पावर 3, ठीक है। तो इसको कर देना है सॉल्व भाई। 22,4,3,7,5 और गुना
104 और 50 को हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 26/25। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 26/25 और गुने 26/25। अब इसको क्या करना है, इसको काटिए और आंसर प्राप्त कीजिए। ठीक है, और ये काम आपका है, मेरा नहीं है काम, इसको सॉल्व करना है आपका काम। इसको काटना है तो आप एक एक करके काटिए। जैसे अगर हम काटना चाहें तो काटेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 5 से काटेंगे 50/25 और यहाँ कट जाएगा पंचों के 20, पंचों के 20, 5×8 40, 5×7 35 और 50/25, फिर 5 से इसको काट दीजिए तो 5×8 40 हो जाएगा, 5×9 45 हो जाएगा, 5×7 35 हो जाएगा और 50/25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटिए, फिर इसको 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 1, 5×7 35, 50/25 और 50/25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5×15, 50/25, 5 एकम 1, यानी कितना आ गया 351। माफ कीजिएगा, लिख देते हैं यहाँ 351 गुने 26 गुने 26। अब हम इकाई अंक देख लेते हैं, 6×6 = 36, 36 में 6 1 से गुना, ये इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, ये 4 है, ये कहानी खत्म, इकाई अंक 6 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी गुना करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। यानी मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका जो है 50%, तो 50% के हम क्या लिखते हैं 50/100। उस संख्या के 4/5 की, इसी संख्या के एक से के 4/5 के भाग से कितना कम है 21 कम है, तो 21 कम है। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इसको हम तो सॉल्व करना तो 5 1/2 हो जाएगा, यानी x बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तो 4x/5 हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करने के लिए तरीका इसको बताना पड़ेगा थोड़ी ना। अब 4x/5 है तो इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x/2 में से 4x/5 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, और उधर 21 है और 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 210 हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा और बराबर 210। इसको भीम का जोड़ आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके, 3×7 = 21, यानी डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 70 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, अब देखिए बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, क्या करेंगे 10% बढ़ा दिया जा रहा है और जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछा तो बस वही निकालना है, x + y × x - y/100। ठीक है, और 40% कम कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 10 × 40 और बटा 100, ये नाम लिखेंगे। पहले 10% वृद्धि, फिर -40% की कमी, फिर तो 10 गुने कितना हो जाएगा -40, यानी माइनस हो जाएगा बटा 100। अब इसको काट देते हैं तो ये 0 ये 0, कहानी खत्म, और 40 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -30 और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 बचेगा, तो -30 में से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई -34, यानी माइनस प्लस, यानी -34 आंसर हो जाएगा। तो 34% की क्या हो जाएगी कमी होगी। ठीक है, 34% की माइनस हो रहा है तो कमी, प्लस होगा तो वृद्धि। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है तो गड़बड़ हो जाएगा। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। 60 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर, अब बोल रहा है कि अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल के दोगुना कर, यदि अगर अर्जुन जो है अपनी चाल की कितना कर लेता है, दोगुना कर लेता है, तो रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। तो रोहित से कितना समय ले रहा है 1 घंटा कम समय लेगा। तो अर्जुन की आरंभिक चाल बताना है। तो 2 घंटा अधिक ले रहा है ना, तो 2 से डिविजिबल देख लेना है इसमें से कौन कौन है, तो आंसर ये इसका आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए निकालना है तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे अर्जुन का अगर हम चाल बात करें, अर्जुन का रोहित से 2 घंटा अधिक है। ठीक है, तो हमें चाल भी नहीं पता है, तो अर्जुन का मान लेते हैं कि अर्जुन का जो स्पीड है वो x है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं पे अगर हम रोहित का मान ले तो रोहित के कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और दूरी कितना दिया हुआ है 60, और चाल एक का x हैगा
और एक का कितना होगा 60/y होगा। अब बोल रहा है कि यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले, ठीक है, तो रोहित से एक घंटा कम समय लेता है। तो सबसे पहले दोनों से 2 घंटा अधिक है, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2 घंटा अधिक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और फिर दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो यही कर रहा है क्वेश्चन, बस क्या करना है कि स्पीड को मतलब 1 घंटा अधिक समय लेता है, यानी चाल को दोगुना कर लेता है, तो 2y कर देंगे। ओहो हो, इसको लिख देते हैं 60/y। और कौन दोगुना कर रहा है भाई, अपनी चाल को दोगुना कर लेता है अर्जुन। तो अर्जुन x था, तो दोगुना करने पर कितना हो जाएगा 60/2x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो 1 घंटा हो जाएगा बस। और पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से हम निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 60/2x। और इधर हो जाएगा कितना 2×1 = 3। तो देखिए हो गया 20×3 = 60 और 2×2 = 20, यानी x का मान कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कि वैशाली 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उस मार्ग पर अपने मूल स्थान पर लौट जाती है, ठीक है। जाती है और लौटती है, क्या कर रही है कि जा रही है और क्या कर रही है लौट जा रही है। तो यदि यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय जो है 2 घंटा 24 मिनट लगता है, कितना यात्रा लग रहा है तो 2 घंटा जो है 24 मिनट लग रहा है। तो यदि पूरा यात्रा में उसे द्वारा लिया गया 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी है। तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय किया जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपना मूल स्थान पर लौट जाती है। यदि यात्रा पूरा करने में उसके द्वारा जो लिया गया समय है 2 घंटा कितना है, तो 2 घंटा जो है 24 मिनट है। तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो दूरी बटा क्या होगा चाल। एक है चाल कितना 50 और एक चाल कितना है, तो एक चाल है 10। और यही जो कितना ले रहा है 2 घंटा जो है 24 मिनट, और 24 मिनट को हम क्या लिख देंगे 24/60 लिख देंगे, ठीक है, हम बदल देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी, और प्लस ये कितना हो जाएगा 10×5 = 50 यानी 5D, और बराबर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/5। कितना हो जाएगा 12/5, 2 12 और 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 12/5 हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा और बटा 50 और बराबर 12/5। तो 5 10 50 और 6 दूनी 12, तो डी बराबर कितना आ गया 20 किलोमीटर। डी का मान कितना निकल के आ गया 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है भाई 20 किलोमीटर है। तो एक बार जाने में और एक बार आने में, तो 20 से 20 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, यानी 20 और प्लस 20 जाने और आने में कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा, टोटल निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है। पृथ्वी जो है राजधानी एक्सप्रेस से कहाँ जा रही है दिल्ली जा रही है, 6 मिनट की देरी से चल रही है। और ये जो राजधानी एक्सप्रेस है कितनी की देरी से चल रही है, तो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 6 मिनट की देरी से चल रही है, ठीक है। और ड्राइवर जो है इसकी गति को कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा देता है। तो ऐसा करने में ट्रेन अगले स्टेशन जो 36 किलोमीटर दूर है उस समय से पहुंचती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करना है। ट्रेन की ज्ञात करना है क्या, तो वास्तविक गति जो है हमें ज्ञात करना है। चार है और 6 है, कितना है 4 और 6 है। तो 4 और 6 का जो है मल्टीपल देख लेंगे तो एक ही आंसर है, इसमें आपको मिल जाएगा 36 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया 36 किलोमीटर। अब देखिए इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेन की गति जो है हमें पता नहीं है कि ट्रेन की गति कितनी है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है। तो ऐसा करने में ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर, यानी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी डिस्टेंस की बात करें तो कितना है डिस्टेंस
36 किलोमीटर दिया हुआ है, 30 किलोमीटर दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, दूरी बता क्या होता है, चाल होता है। तो पहले हम लिखेंगे 36, और 4 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो x प्लस कितना हो जाएगा 4, बराबर, बढ़ाने पर ऐसा करने पर जो है क्या हो रहा है, 6 मिनट की देरी से चल रही है, तो ड्राइवर उसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो ऐसा करने पर ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है उसे 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करना है, ट्रेन का जो है ना वास्तविक गति ज्ञात करना। तो 6 मिनट की देरी से चल रही है, पृथ्वी जो है राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, 6 मिनट की देरी से चल रही है, और ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, बढ़ाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ाता है। तो ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है वहां पर समय से पहुंचती है, और ट्रेन की वास्तविक गति हमें क्या करना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। तो 36 बटा कितना हो जाएगा x, और माइनस कितना हो जाएगा 6 घंटा है ना, 6 मिनट है ना, तो इसको घंटा में बदल दूरी बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा में बदलेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसमें भाई आपको x का मान निकल जाना है, आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी हमने तरीका बताया था। नेक्स्ट है शॉर्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करना। 11 के प्रथम जो है 12 गुणजों का औसत ज्ञात करना। तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, औसत यानी योग होता है। तो एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब देखिए 12 बोल रहा है ना, 12 गुणज, 11 के 12 गुणज, तो यहाँ लिख देंगे 12/2। ठीक है, और ए कितना है, तो 11 के प्रथम यानी 11 हो जाएगा ए का मान, तो 11 लिखेंगे, और प्लस एल का मान कैसे निकालेंगे, तो 12 में 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 में 11 से अगर हम गुना करते हैं तो 12 में 11 से गुना करने का मतलब है कि 12 तो होगा लेकिन एक संख्या कम होगा ना। अगर हम एक 11 से लेके जाएंगे 12 तक, ठीक है, तो एक संख्या हम कम लेकर चलेंगे, तो यानी 11 में 11 से तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 121 क्या है कि होगा यार, अंतिम पद निकालना है। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा में हम 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दू 13, यानी 132, यानी हो जाएगा 132। अब देखिए इसको काटिए, 2 छक्का 12, तो 6 हो गया, और 132 और 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 132 और 11, 2 1 3, 2 1 3, और ये हो जाएगा 143। अब इसको 6 से गुना कर देते हैं तो 6 3 18, 6 चौके 24 है, और एक 25 है, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 858 आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से बन गया। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है, तो टोटल योग हमने निकाल दिया 858। अब इसका औसत निकालना है, तो टोटल 12 संख्या है, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 96, बरसते 84, यानी 7 7 आएगा, तो 6 8 ये तो कहानी खत्म हो गया। अब कितना आएगा तो देख लेना है, डिवाइड करके 71.5 इसका आंसर आएगा, 71.5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एवरेज हमने निकाल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु जो है 39 वर्ष है, यानी 6 वर्ष पहले जो है एल और एम की औसत आयु कितनी है, तो एल प्लस एम है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एल प्लस एम है, इसकी औसत आयु कितनी है 39 है, यानी 39 गुने हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 39 गुने 2 करेंगे तो दोनों 18, द्वितीय 6 एक साथ, यानी कितना हो जाएगा 78। ठीक है, 78 याद रखना है। और बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले का भी औसत कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 78 और 12 कितना हो जाएगा 90। समझ में आया, यानी 6 वर्ष पहले जो है एल और एम की औसत आयु जो 39 वर्ष थी, तो 6 वर्ष बाद तो सबका 2 2 हम करेंगे ना, तो 6 दूनी 12 यानी 6 वर्ष बाद हो जाएगा 90 वर्ष का, तो वर्तमान आयु 90 वर्ष का हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एल और एम और एन की वर्तमान आयु का औसत कितना है 54 है, यानी कितने हैं एल प्लस एम प्लस एन, इनका औसत आयु कितना है तो 54 है, तो यानी 54 गुने कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो तीनों का योग निकाल देंगे, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 116, यानी 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 162 में से 90 घटा दीजिए। पूछ रहेगा कि 5 वर्ष बाद एन की आयु ज्ञात करना है, 5 वर्ष बाद एन की आयु, तो पहले एन की आयु निकालते हैं, तो एन की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
162 में से 90 हम घटा देंगे, तो 162 में से हम जैसे ही 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 12 में से 2 गया 2, मतलब 2 में से 2 गया 2 और 9 में 7 हो जाएगा, यानी 72 आ जाएगा। अब बोला कि 5 वर्ष बाद एन किया हो, तो 5 वर्ष बाद मतलब 72 है, और 5 वर्ष बाद यानी 5 जोड़ेंगे तो 72 और 2 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। आंसर 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 आंसर, यानी 77 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना 11 है, तो के का मान ज्ञात करना है। अब माध्य दिया हुआ है 11, कितना दिया हुआ है माध्य 11, तो सबसे पहले इन सभी माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या होता है उससे हम भाग देते हैं 11 से। तो माध्य दिया हुआ है 11, यानी माध्य दिया हुआ है 11 बराबर, इन सब को जोड़िए, इन सब को जोड़ेंगे 11, 9, 5, 10, 13, 12, 8, 15, 14, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 107 आ जाएगा। और प्लस के है ना, के तो जुटेगा नहीं, और बट्टा टोटल कितना संख्या है, तो 10 संख्या है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे, तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और बराबर 107, और प्लस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 107 माइनस, सॉरी 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 110 माइनस 107, यानी के का मान कितना आ जाएगा, 3, 7 यार। क्या हम कैलकुलेशन ढीला बा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि 15 साल पहले सिंथिया बिट्रिया से 3 गुनी बड़ी थी। 15 साल पहले की बात हो रही है कि सिंथिया जो है बिट्रिया से कितनी बड़ी थी, तो इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। तो उनके वर्तमान आयु का योग 94, उनके वर्तमान आयु का योग कितना है, 94, तो अब कितनी बड़ी है, अब कितनी बड़ी है, तो देखिए बोल रहा है कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनिया से जो है ना 3 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 94, यानी मान लेते हैं कि सिंथिया का वर्तमान X है और ब्रिटनी के जो है कितनी है, Y है। ठीक है, इन दोनों का योग वर्तमान में कितना है, तो 94, वर्तमान में भी कितना है, 94। और बोला कि 15 साल पहले, तो 15 साल पहले यानी X में से 15 साल पहले घटाएंगे, या हम लिखें क्या, 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, तो कितना हो जाएगा, X माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर Y माइनस 15। अब इसमें क्या कह रहा है कि 15 वर्ष जो पहले की बात हो रही है, तो 15 वर्ष पहले सिंथिया जो थी वो ब्रिटनी के 3 गुना थी। ब्रिटनी कौन था, ये थी, वाई हम माने ब्रिटनी को, ये सिंथिया है और ये ब्रिटनी, याद रखना है। ठीक है, तो 3 गुनी थी, तो इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से और माइनस 3y, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3y माइनस 15 थी 45, तो कितना हो जाएगा, 45 में से 15 घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब बस निकाल देना है भाई, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, एक्स और वाई का मान। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान आप निकालिएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। तो जैसे ही एक्स का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान आ गया 63, तो ब्रिटनी की आयु जो है कितना है, मतलब इन दोनों का उम्र योग का इतना है, 94 है, तो 94 में से हम 63 घटा देंगे, तो 94 में से 63 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है। नेक्स्ट है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है और 10 वर्ष बाद, अच्छा थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए वर्तमान में क्या कर रहा है क्वेश्चन, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो मान लें कि वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी है, 3 गुनी है, तो पिता लिख देते हैं पिता, और इधर हम लिख देते हैं पुत्री। ठीक है, पिता और पुत्री हमने लिख दी है। ठीक है, पिता और पुत्री। अब बोला है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्री x है तो पिता कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3 गुनी है। अब बोला कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यानी 10 इसमें भी जुटेगा, और 10 वर्ष बाद मतलब 10 इसमें भी जुटेगा। अब 10 वर्ष बाद जो बोल रहा है ना कि उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी,
तो दोगुनी हो जा रही है, यानी दोगुनी हो जाएगी, तो बस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस कितना है, ये 10 है, और ये कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 10 दूनी 20 होगा। अब इसको आप x का मान निकाल दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम कर देते हैं। अब यहाँ से जो है हमने देखा 20 प्रश्न किसके देखे, तो 20 प्रश्न हमने देखे जीके के, जीएस के, करंट अफेयर, और 20 प्रश्न जो पूछता है किससे पूछता है, तो मैथ से पूछता है। किससे पूछता है, मैथ से। अब यहाँ जो क्वेश्चन हो रहा है हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या करें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे सबसे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 प्रश्न जीके के और 20 प्रश्न मैथ के। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है। अब देखिए बोल रहा है क्या कि जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंध से है। तो देखिए ये जो है बिहार का संबंध किससे है, झारखंड से। बिहार की संबंध किससे है, झारखंड से, यानी बिहार किससे अलग हुआ था, झारखंड से। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था वो महाराष्ट्र से, रांची से, रायपुर से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हृदय जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का संबंध किससे है। तो देखिए हृदय की जांच को कार्डियोलॉजी, ठीक है, तो किडनी के जो है जांच को, किडनी से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो हृदय से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो किडनी से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा है 12, 18, फिर 28, 42, तो 10 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 12 को 18 लिखा गया है, तो 12 में हम 2 से गुना करते हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 24 में हम कितना घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो 6 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, 24 है तो 28 है, तो 28 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 56 आ जाएगा, और 56 में हम 6 घटाएंगे तो 50 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो कितना है 42 घटाएंगे, तो 56 में जब हम 42 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है 14, यानी 14 घटाने पर है। तो देखिए 14 कहाँ से आ रहा है, 28 का आधा है 14, यहाँ पे 12 का आधा है 6, यानी अगिलका का आधा घटाया जा रहा है। तो देखिए उसी प्रकार 10 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर 10 का आधा हम घटाएंगे तो 10 का आधा कितना घटाएंगे 5, यानी कितना आ जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो गया 5, यानी 2 से गुना करके फिर 2 से भाग करके घटाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नेहा जो है विपुल की माँ है। नेहा जो है विपुल की माँ है, विपुल की क्या है, माँ है, यानी माइनस है माँ है, लिख देते हैं माँ है। अब बोला रजत जो है ना नेहा का भाई है, रजत जो है नेहा का भाई है, यानी रजत जो है वो क्या है, नेहा का भाई है। कौन, रजत, रजत दलाल नेहा का क्या है, भाई है, यानी ये भाई है, यानी भाई हम लिख देते हैं, डायरेक्शन भी हमने बता दिया कि भाई है। अब बोल रहा है प्रभाकर जो है रजत का पिता है, और प्रभाकर जो है रजत का कौन है, पिता है। ठीक है, तो प्रभाकर जो है रजत का पिता है, कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे देखिए, प्रभाकर जो है रजत का क्या है, तो प्रभाकर जो है रजत का पिता है। कौन है पिता भाई, तो पिता है प्रभाकर, यानी पी फॉर प्रभाकर। तो बोला प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। यहाँ विपुल की माँ है तो हम विपुल लिख दिए हैं, विपुल, ठीक है, विपुल की माँ है। तो प्रभाकर, तो देखिए प्रभाकर की माँ है नेहा, और नेहा की भाई है राज, और राज का पिता है पी। ठीक है, तो नेहा का भाई है कौन, राज, तो नेहा का पिता हो गया कौन, प्रभाकर। तो नेहा पिता है तो नेहा का पुत्र है कौन, विपुल, तो विपुल का वो नाना लगेगा, यानी नाना माता का पिता का संबंध है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीला ने अपने दोस्तों से 2 लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटी के रूप में किया, तो लीला और लड़कियों के बीच में क्या अंतर है, तो सीधा आपको पता चल रहा होगा ये जो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन, मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन हमारा कि यू जो है भी की बहन है, यू जो है क्या है, भी की बहन है, और यू जो है टी की पत्नी है, तो डब्लू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्लू टी का क्या है। तो देखिए यू जो है डब्लू की बहन है, यू जो है डब्लू की क्या है, बहन है, यानी बहन कौन है, डब्लू की बहन है यू। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बहन। अब आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में
यू जो है टी की पत्नी है, और टी की पत्नी का नाम क्या है, तो यू है, तो यानी ये पत्नी है। ठीक है, वो पत्नी हो गई, यानी पत्नी होते हैं, समझ में आ रहा है कि ये पुरुष है। यू जो है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, और डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, यानी डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, यानी के का जो है ये क्या पुत्र है, दूसरा पुत्र है, सेकंड नंबर का पुत्र है, ये पुत्र है, यानी ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। तो डब्लू का संबंध टी से क्या है, तो देखिए डब्लू और यू क्या है, वन है, तो डब्लू का जी लगा कौन, टी जो है जीजा लगा, और के का पूछा है डब्लू से, तो के क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ठीक है, भाई, साला। कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं यार। बोला यू डब्लू की बहन है, यू जो है डब्लू की बहन है, यू जो है टी की पत्नी है, यू जो है टी की पत्नी है, यू जो है टी की पत्नी है। ठीक है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, तो डब्लू और टी का संबंध किससे है, तो डब्लू के का दूसरा पुत्र है। ठीक है, डब्लू जब के का दूसरा पुत्र है, तो के डब्लू की बहन यू है, तो यू जब बहन है तो यू के की बेटी हो गई, और बेटी के पति क्या होगा, दामाद, तो टी और के का दामाद संबंध होगा, साला से नहीं होगा यार इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा संबंध, ये ध्यान रखना है, गलत है इसमें। ठीक है, अच्छा डब्लू का संबंध टी से पूछा है, तो ठीक है साला से। हमसे देखिए के का संबंध पूछा है, तो देखिए सही है, डब्लू टी का क्या होगा, साला होगा। हम सब देख रहे हैं के का संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 4, 8, 35, 51, 176, उसके बाद कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए 4 से 8 हो जा रहा है, और 8 से 35 हो जा रहा है, तो 4 से 8 हो जा रहा है, 8 से 35 हो जा रहा है, 35 से 51 हो जा रहा है, 51 से 176 हो जा रहा है, तो लंबा लंबा जोड़ा गया है। तो 4 से 8 जोड़ने के लिए कितना जोड़ा गया है भाई, तो 4 जोड़ा गया है। 8 से 35 कितना जोड़ा गया है, तो देख लेते हैं, 27 जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कितना जोड़ा गया होगा, तो 51 में से 5 गया, 5, 8, 6, 5, 11 यानी 16। ठीक है, फिर इसका अंतर कितने का है, तो इसका अंतर जो है 6 में से गया 5, यानी 125 का अंतर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर क्यू है, 3 का क्यू है, ये कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये कितना का है, 5 का क्यू है। तो देखिए 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, तब ये कितना होगा, स्क्वायर होगा, तो कितना का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 36 जोड़ देंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12, इकाई अंक पे 2 आएगा, इकाई अंक पे 2 मात्र एक ही में है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है पड़ता है। तो 2 से 1.5 हो गया, यानी आधा कम हुआ। ठीक है, फिर 1.5 से 1.4 हो गया, यानी 1 पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है कि 2 है, जब तक इसको लिखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 1.1 है, और 0.8 है, और 0 पॉइंट कितना है, 6 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 0.5 घटा है, तो इसका घटेगा तो कितना घटा है, तो 0.4 घटा है। ठीक है, इसमें कितना घटा है, 0.3 घटा है, इसमें कितना घटा है, 0.-2 घटा है, तब कि कितना घटेगा, 0.1 घटेगा, 0.1 घटेगा तो 0.5 आंसर हो जाएगा, और क्या। नेक्स्ट है अगला पद, इसमें से बताना है अगला पद। तो डी है, डब्लू है, डी डब्लू है, फिर ई है, फिर भी है, और एफ है, और फिर क्या है, यू है। तो डी से ई हुआ, और ई से एफ हुआ, तो डी ई एफ, तो आपका अगला का हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो जी से शुरू होगा, मात्र एक ही वो आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो 50 नंबर है आकृति से संबंधित है। ठीक है, आकृति हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए फिगर है। ठीक है, इसमें से कौन सा आकृति जो है असंगत, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है असंगत है। और देखिए इसमें त्रिभुज का आकृति आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा देखिए, त्रिभुज ऊपर है, फिर नीचे है, ठीक है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। ठीक है, तो सब में जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो त्रिभुज अंदर वाला है ना, सब एक ही डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 51 नंबर, ये भी क्वेश्चन से संबंधित है, ये भी फिगर से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहले इधर था, फिर डार्क हो गया, फिर इधर हो गया, तो अगला बार किधर हो जाएगा, तो बहुत ही आसान से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अगला बार कितना, बी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इधर था तो फिर पहला इधर आ गया, इधर ये इधर घुमा तो ये किधर हो गया, इधर हो गया, समझिएगा, इधर से इधर घुमा, ठीक है, फिर ये इधर से इधर घुमा, फिर इधर से अब की उभर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो इधर में है तो होगा ना, इधर में होगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये पहले से खत्म हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लुप्त अंक को बताना है। ठीक है, तो जहाँ पे लुप्त है उसको क्या हमें बताना पड़ेगा, कौन हो सकता है। तो पहले देखिए दो था काला, फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया, फिर पांच होगा, तो पहले कितना होगा, एक काला होगा, तो ये तो होगा नहीं, एक होगा तो इधर साइड होगा, इसमें दो है तो आंसर हो गया डी। ठीक है, डी किस में है भाई, तो डी पहला ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसका किसका किसका उल्टा होगा। ठीक है, इसमें कौन हो सकता है, तो देखिए चतुर्भुज मतलब आयत के जो है सामने त्रिभुज होगा, तो आयत और त्रिभुज, आयत और त्रिभुज कभी भी एक साथ नहीं बैठेगा, तो ये कहानी खत्म। आयत और त्रिभुज कभी एक साथ नहीं बैठेगा, कहानी खत्म, और ये तो हो गया ऐसे ही खत्म, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन विपरीत। क्या होता है कि अगर एक मतलब बॉक्स में कभी भी विपरीत तुला एक साथ नहीं बैठता है, दिखाई देगा तो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 24 है, बी है, फिर 6 है, फिर बी है, फिर 42 है, उसको 42 लिखा जा रहा है। तो देखिए बी की जगह क्या हम लेंगे, तो बी की जगह जोड़ ले लीजिए भाई। देखिए 24 और 36 और 12 कितना हो जाएगा, 42, यानी बी की जगह हम कितना लिख दे रहे हैं, बी का जगह आप जोड़ ले लीजिए, तो सभी को जोड़ने पर 42 आ रहा है। इसमें सबके जगह पर बी बी प्लस प्लस कर देंगे तो जोड़ने पर 51 आ रहा है, तो इसमें 64 अब 9 13, 13 4 कितना हो जाएगा 17, 17 लास्ट एक ही में है, तो 77 आंसर हो गया इसका। पी का अर्थ क्या बता रहा है, भागा है, गुना का अर्थ क्या है, प्लस है, एस का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 36 पी, पी का अर्थ क्या है, भागा 6, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है जोड़ 7, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ गुना है। यहाँ देखिए पी का अर्थ भागा है, आर का अर्थ गुना है, क्यू का अर्थ जोड़ है, और एस का अर्थ क्या है, घटाव। तो देखिए 36, सबसे पहले हम क्या लिखे, 36 भागा 6, क्यू का अर्थ जोड़ है ना, तो क्या लिख देंगे 7। ठीक है, 7 के बाद प्लस हो जाएगा कितना, तो 7 के बाद प्लस नहीं होगा, उसका अर्थ क्या है, गुना है। ठीक है, आर का अर्थ क्या है, गुना है 8, और एस का अर्थ क्या है, माइनस है 11। अब इसको सॉल्व कर लेना, हमें आंसर आ जाएगा। तो 36/6 यानी 6 6 36, 6 हो गया, प्लस 8 साथ कितना हो गया 56, और माइनस 11, तो 56 और 6 कितना होता है 62, और माइनस 11 तो कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 11 को 143 लिखा जा रहा है, 13 को 221 लिखा जा रहा है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा, तो 11 को जो है 143 लिखा जा रहा है, तो 11 को 143 यानी 11 में हम 13 से गुना करते हैं तो 143 आता है। 13 को लिखा जा रहा है 221, यानी 13 को हम 17 से डिवाइड गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 17, यानी 17 से गुना करते हैं तो कितना आता है 221। तो 7 है, तो 7 को हम कितना से गुना करेंगे, तो 13 4 7, तो देखिए 13 17 है, तो हो सकता है 11 से गुना कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा संख्या है नहीं। ठीक है, और तीनों जो है कौन संख्या हमें पता चल रहा है, ये सभी अभाज्य संख्या से गुना किया जा रहा है। ठीक है, तो 11 से किया गया, अरे यार 11 से गुना किया गया, इसमें इसमें कितना से गुना किया गया, तो इसमें 17 से गुना किया गया, तो फिर 11 से गुना कर लेते हैं तो 77। ऑप्शन में है नहीं कि ज़्यादा हम बढ़ाएं 19 से गुना करें। ठीक है, तो आंसर हो गया 17, अल्टरनेट ही चल रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि अंबर को 27 लिखा जा रहा है तो ब्राउन को 14 लिखा जा रहा है। अंबर को 27 और ब्राउन को 14, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, तो अंबर को 27 लिखने के लिए क्या किया जा रहा है, अंबर को देखिए ए का कोड कितना होता है 1, ए का कोड कितना होता है 1, एम का कोड कितना होता है 13, बी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5, और आर का कोड कितना होता है 18। अब सबके जोड़िए कितना आ रहा है, 27 आ रहा है या नहीं 27 आ रहा है, तो 5 2 7, 13 7 20, 20 है 21, 21 28 कितना हो जाता है 29, 39, 39 है, लेकिन लिखा हुआ है 27, तो 39 है यानी 39 आ रहा है, तीन दोनों संख्या को गुना करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार ब्राउन 14 है, ब्राउन कितना है 14 है,
तो ग्रीन को हम जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, हम ब्राउन को क्यों जोड़े थे। ग्रीन का जी का कोड होता है 7, आर का कोड होता है 18, ई का होता है 5, ई का होता है 5 और एन का होता है कितना 14। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 24 हो गया, 14 10 24 हो गया, 24 है और 24 और 7 कितना हो गया 31, और 31 और 8 कितना होता है 39 और 10 49। ठीक है, तो 49 हो गया ना, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो आंसर हो गया 36 हमारा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया, इनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। 4 पुरस्कार है तो इसमें संगत बताना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परम वीर चक्र। देखिए पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सभी एक है, लेकिन ये परम वीर चक्र जो है अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम वीर चक्र। ठीक है, सैनिकों के असाधारण वीरता के लिए और बलिदान के लिए दिया जाता है परम वीर चक्र, बाकी वो सबसे मतलब नहीं है। एक 27 हो गया, एक का क्यू 27, 3 का क्यू 125, 5 का क्यू, ये 7 का क्यू, तो 2 2 का अंतर हो रहा है ना, तब कि 9 का क्यू हो जाएगा, तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कानून जो है आदेश देता है तो अपराध क्या है भाई। अपराध क्या होगा, अपराध आपको सजा मिलेगा और क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन हमने किया, हमने क्या देखा जीके और जीएस से प्रश्न यानी करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन था। मैथ क्वेश्चन के हमने कितने कंप्लीट किए 20 क्वेश्चन किए। रीजनिंग के हमने कितने कंप्लीट किए 20 क्वेश्चन किए। अब हम और लोग आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से हिंदी हमारा शुरू होता है। तो ओष्ट, ओष्ट से बोलने वाला कौन सा इसमें, ओठ से बोला किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वह जो है वो किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। वह किससे बोला जाता है, दंत, दंतोष्ठ से बोला जाता है। भ, भ बोलने के लिए देखिए ओ का ओष्ठ का, ओठ का इस्तेमाल हो जा रहा है, भ, तो भ इसका आंसर हो गया। फ बोलने के लिए भी ओष्ठ का इस्तेमाल होता है, फ, फ, भ। ठीक है, तो ओष्ठ महाप्राण घोष बोल रहा है, ओष्ठ महाप्राण घोष बोल रहा है, तो भ हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है वो भ है। वह जो है दंतोष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है। फ जो है ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है, घोष नहीं है, भ अघोष वर्ण है, अथी फ अघोष वर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सभी आपको क्या होगा मालूम होना चाहिए और ये एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो भ हो गया। अगला है क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, इसमें से बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, दुर्भिसंधि, दुराभिसंधि बिल्कुल नहीं, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और दुर्भिसंधि ये भी गलत लिखा है, तो यानी पहला इसका आंसर होगा शुद्ध, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि। ठीक है, अब देखिए इसमें से असंगत उल्टा बताना है। क्या है उल्टा, तो अत का इति होता है उल्टा, औन्नति का उन्नति होता है, सात्विक का क्या होता है, तो सात्विक का शुद्ध होता है, ज्योति का तम होता है, तो इसमें तो ये सब सभी है। असंगत इसमें से कौन हो जाएगा, तो असंगत यही है, यानी उल्टा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ए विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया जो है विद्वता पूर्ण भाषण इनमें से कौन है। ठीक है, तो एक विशिष्ट अवसर पर, एक विशिष्ट अवसर पर क्या दिया जाता है भाई, संभाषण दिया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है, अपभाषण दिया जाता है कि अनुभाषण दिया जाता है, तो अभिभाषण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है अवसर पर। नेक्स्ट हमारा है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची शब्द याद रखना है। तो देखिए स्त्री जो है, ये औरत जो है, पार्वती को अपर्णा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, पार्वती को अपर्णा कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्त्री का जो है पर्यायवाची शब्द बार बार पूछता है, तो वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला सब स्त्री को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो नीली कमीज वाला लड़का जो है अभी अभी गया है, तो यहाँ पे जो है ना नीली कमीज, ये नीली कमीज जो है तो रेखांकित शब्द जो है किससे संबंधित है, तो नीली कमीज जो है विशेषण से संबंधित है, विशेषता बता रहा है कि वो नीला कमीज पहना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी कहने का मतलब लोकोक्ति का है आंख का अंधा, अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा का क्या हो जाएगा, तो मूर्ख धनी, मूर्ख है लेकिन धनी है। ठीक है,
आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गंधार से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गंधांश हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। मेरा एक मित्र बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिवान है। मेरा एक मित्र है जो बड़े विद्वान और स्पष्टवादी और नीतिवान है, और यह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक है। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, मुझे सदा सम्मान देते हैं, और इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन प्रकार को भी यदि कोई उम्र में बड़ा है तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए मैं भी कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का जो है भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगी, वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा, चुप रहा, और ठीक नहीं, कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, उसका सीमा भी कोई नहीं है। 5,000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट मतलब असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता तो भी मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं, मुझसे अवस्था में, ज्ञान और प्रतिभा में बहुत आगे हैं। मुझे कोई डर नहीं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे लोग ही डरे जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम? तुम तो मनसाराम जो है, तुम तो न 3 में हो न 13 में हो। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। तो अब यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन है 68 नंबर से यहाँ से हो रहा है। न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपने पढ़ा हुआ तो समझ में आ रहा है, किसी भी गिनती में ना आना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भर्त्सना का मतलब क्या होता है? भर्त्सना यहाँ पे दिख रहा होगा, भर्त्सना। तो भर्त्सना का मतलब होता है निंदा या तिरस्कार, अपमान, चुगली या विरोध नहीं होता है, निंदा और तिरस्कार होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखक की परेशानी क्या थी। तो लेखक की परेशानी क्या थी? लेखन और उनके जैसे साहित्यकारों का भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ये बिल्कुल आपको स्टेटमेंट में मिला होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। एनोडाइन का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ से इंग्लिश शुरू होता है। तो एनोडाइन का मतलब क्या होता है? हानिकारक, सौम्य, विशाल या शत्रुतापूर्ण। तो एनोडाइन का मतलब जो होता है वो याद रखना है कि एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक। क्या होता है? पीड़ानाशक होता है। तो इसका प्रयास चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है? प्रयास चुनना है। तो याद रखना एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक। तो इसका सेनोनिम्स जो होगा वो क्या होगा? बिनाइजन होगा। क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे देखिए हार्मफुल लिखा हुआ है। ठीक है, हानिकारक लिखा गया है। हार्मफुल हानिकारक होता है। विशाल क्या होता है? विशाल को हम क्या कहते हैं? जिंजैटिक कहा जाता है, गिगैटिक कहा जाता है। और हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण। ठीक है। तो यहाँ पे सौम्य होगा। सौम्य समझ में आ रहा है? सौम्य का मतलब क्या होता है? सौम्य का मतलब क्या होता है? तो सौम्य को अंग्रेजी में जो है बिनाइजन कहा जाता है, BINIGN। ठीक है, तो इसका बोल रहा था, तो हमने देख लिया साइनोनिम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्सप्रेट मतलब एक्सएक्सप्रेट मतलब होता है क्रोधित होना। क्या होता है? क्रोधित होना। तो इसका जो है वो साइनोनिम्स क्या होगा? इफेरुएट। इफेरुएट मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोधित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो अपोजिट। अपोजिट का उल्टा क्या होता है? तो देखिए अपोजिट की उल्टा की अगर हम बात करें, अपोजिट मतलब क्या होता है? अपोजिट। उपयुक्त अपोजिट नहीं है, अपोजिट लिखा हुआ है। तो अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त या उचित होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मिडिल, मिडिल का उल्टा बताना है। मिडिल होता है बीच में। मिडिल क्या होता है? बीच में होता है, तो बीच में अनदेखा कर देना। ठीक है। मिडल, मिडिल नहीं है, मिडिल है, मिडिल। ठीक है, मिडिल मतलब होता है हस्तक्षेप करना, जिसे इसको इग्नोर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नोर। हम इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
शब्दों के समूह के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द बताना है। निर्देशित या नियंत्रित होने के लिए इच्छुक, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सहमति। अब यहाँ देखिए, ए बैड एक का मतलब क्या होता है? ए बैड एक का मतलब जो होता है वो क्या होता है? कोई है जो बेईमान और अविश्वसनीय है, जिसे ए बैड का मतलब होता है। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में करने की वजह हम हिंदी में हो गया यार, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए, मेड आउट ऑफ होल क्लोथ, मेड आउट ऑफ होल क्लोथ का मतलब क्या होता है? तो मेड आउट ऑफ होल क्लोथ इडियम्स का अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत। हिंदी के देखिए, अब यहाँ से जो हमारा प्रश्न 71 नंबर से इंग्लिश होता है। अब देखिए, एनोडाइन का मतलब क्या होता है? एनोडाइन, ठीक है, एनोडाइन के बारे में हम बता रहे हैं कि एनोडाइन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एनोडाइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है पीड़ानाशक। एनोडाइन का मतलब क्या होता है? पीड़ानाशक। अब बोल रहा है इसमें साइनोनिम, क्या पूछा है? साइनोनिम पूछा है, ये भी ध्यान रखना है कि साइनोनिम के बारे में पूछ रहा है। तो साइनोनिम बताइए कि साइनोनिम क्या होगा एनोडाइन का? एनोडाइन का एंटोनिम नहीं पूछा है, साइनोनिम। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक। हार्मफुल क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। हार्मफुल क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। गिगेंटिक क्या होता है? गिगेंटिक की अगर हम बात करें तो विशाल को गिगेंटिक कहा जाता है। होस्टाइल क्या होता है? तो शत्रुतापूर्ण को होस्टाइल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिगाइन, ठीक है। तो बिगिनिंग मतलब बिनाइक मतलब क्या होता है? तो बिगनाइक का मतलब होता है हित, हितकारी, उस सेंस में हम लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि एक्सैक्सपेरेट का मतलब क्या होता है? एक्सैक्सपेरेट, एक्सैक्सपेरेट का मतलब जो होता है ना, क्रोधित होना होता है। क्या होता है? क्रोधित होना। तो इसका साइनोनिम, इसका भी साइनोनिम बताना है। तो इन्फ्रिएट, इसको हम कह सकते हैं। इन्फ्रिएट का मतलब भी क्या होता है? तो गुस्सा होना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इमिटेट लिखा हुआ है, तो इमिटेट का मतलब क्या होता है? इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। डिस्पेरिएट का मतलब क्या होता है? तो हताश होना होता है, ठीक है। अप्रिसिएट हम सभी जानते हैं, अप्रिसिएट हम सराहना करते हैं किसी का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अपोजिट है, अपोजिट नहीं है, ओ से होता है अपोजिट, ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त या उचित होता है। उपयुक्त क्या होता है? उचित होता है। तो इसे अपोजिट का जो है अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो अपोजिट का उपयुक्त और उचित से क्या होता है? उल्टा अनुचित हो जाएगा, यानी मतलब इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए, मिडिल का एंटोनिम बताना है। मिडिल का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या हो गया? विपरीतार्थक बताना है मिडिल का। मिडिल मतलब होता है हस्तक्षेप करना। मिडिल मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इग्नोर, ठीक है, हम देखा करना। नेक्स्ट है विलिंग टू अ गाइडेड या कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड इसमें बताना है, ठीक है। तो इसे एमनीवेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एमनीवेबल, ठीक है। एमनीवेबल का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए बैग एग, ए बैड एग, ए बैड एग का मतलब क्या होता है? एक खराब एग। बैड एग का मतलब क्या होता है? तो समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, यानी आपके साथ कोई बेईमानी किया है, अनरिलायबल है, तो उसे हम कह सकते हैं ए बैड एग, ठीक है। खराब अंडा दे दिया आपको, तो मतलब ये जो है ना, मुहावरा है एक प्रकार का। मेड आउट ऑफ, मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। अब यहाँ पे देखिए, मेड आउट ऑफ होल क्लोथ का क्या होगा? इसका इडियम्स का मतलब क्या होगा? तो इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, इसका हो जाएगा इडियम्स का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। नाइदर, ठीक है, यहाँ पे कहा है, तो देखिए, नाइदर सैम और नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। यहाँ पे हमारा जो है कहाँ जो है ग्रामेटिकली है। तो यहाँ पे देखिए, आई आर है, आर के साथ क्या लगता है भाई? आपको पता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है? तो आई के साथ जो हम सभी जानते हैं कि एम लगता है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड होता है यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, कॉम्प्रिहेंशन है, तो हमें क्या पढ़ना है? कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। तो रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए, प्लेटो इज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर एंड एजुकेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन द रिपब्लिक. His most important work on philosophy and political theory, written around 360 BC, in it he advocates some rather extreme methods
रिमूविंग जो है चिल्ड्रेन फ्रॉम द मदर्स केयर एंड राइजिंग देम एज वार्ड्स ऑफ द स्टेट and differentiating children suitable to the various castes and the highest receiving the most education so that they could act as the guardians of the city and care for the less able. He believed that education should be holistic, including facts, a skill, physical discipline, music and art. प्लेटो जो है ना विश्वास करते हैं कि टैलेंट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट अ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, यानी जेनेटिकली हम किसी के साथ जो है टैलेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता. एंड द थर्स्ट चूंकि इज बी फाउंड इन अ चिल्ड्रन बॉर्न टू ऑल क्लासेस, यानी ये जो है ना सभी बच्चों की क्लास में क्या हो जाता है, पाया जाता है बचपन में ही, जब जन्म लेते हैं तभी में जेनेटिकली पाया जाता है इंटेलिजेंस एंड टैलेंट. ठीक है, तो उसको बांट नहीं सकते. ऑल्थो इज प्रपोज सिस्टम ऑफ सिलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन for the educated minority of the population does not really follow the democratic model. Aristotle जो है वो considered human nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education, the ultimate aim of which should be the produce good and virtuous citizens. He proposed that teachers lead their students systematically and that repetition be used as a key tool to develop good habits. Unlike Socrates' emphasis on questioning his listeners to bring out their own ideas, he emphasized the blending of the theoretical and practical aspects of subjects taught, among which he explicitly mentions reading, writing और मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर, हिस्ट्री एंड वाइड रेंज ऑफ साइंस एज वेल एज प्ले विच ही ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट. ये सभी जो है इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दिस मेथड इज नॉट एडवोकेटेड इन द रिपब्लिक. कौन सा मेथड जो है रिपब्लिक में जो है एडवोकेट नहीं किया गया है. तो इम्पार्टिंग सिमिलर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन अंडर द स्टैंड गार्जियनशिप, ये भी है. कीपिंग चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मदर्स, ये भी है. डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रन बेस्ड ऑन कास्ट, ये भी है. तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा. इसका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, मात्र 2 क्वेश्चन है. ठीक है, तो Socrates encouraged the listener to come up with the original ideas, ये भी है हमारा. Socrates considered music and physical education as important aspects of learning, ये भी है. ठीक है. The Republic was written around 360 AD, ये जो है हमारा आपको नहीं मिलेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है. Plato methods of education can be called extreme, ये भी सही है. तो हमने क्या देखा, हमने देखा जीके जीएस के प्रश्न हमने 20 क्वेश्चन के, मैथ के 20 क्वेश्चन के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन के, हिंदी के 10 क्वेश्चन के और इंग्लिश में 10 ही क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. अब यहाँ से आपको जो मिलेगा 20% जो मिलेंगे वो कंप्यूटर के मिलेंगे. किससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर से. ठीक है. अब यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न जो है अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे समझना है. पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है, तो जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किया जाता है. वो किससे, तो सीपीयू के द्वारा जो है डिकोड और निष्पादित किया जाता है. तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है मेमोरी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है. ये ध्यान रखना, तो उसे मेमोरी कहा जाता है. कंप्यूटर कई प्रकार की मेमोरी होता है, जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और क्या किया जाता है, फेच होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है. द कंप्यूटर में जो एक शब्द का जो आकार होता है वो कैसा होता है, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है. तो एक ही कंप्यूटर में क्या होता है, वो भिन्न होता है. ये हर मामले में निश्चित होता है. तो एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच क्या होता है, अलग अलग होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है. 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेरिकल में कितने आउटपुट होते हैं. तो एक पेरिकल की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 256 आउटपुट होता है. कितना, तो एक पेरिकल में जो होता है 256 आउटपुट होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुटलेग को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता था,
तो उसे जो है क्लोसस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्लोसस कहा जाता था। याद रखना, किसे कहा जाता था? तो क्लोसस इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो मैकेनिकल माउस और मतलब ऑप्टो मैकेनिकल माउस, या दोनों मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस, या ऑप्टिकल माउस। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा ऑप्टिकल माउस। जो ऑप्टिकल माउस होता है, माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए क्या लेजर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर एलईडी यानी ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो उसे वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये बिजली जैसे ही बंद होगा ना, तो मेमोरी जो होता है संग्रह किया हुआ डेटा खो देता है, उसे क्या कहा जाता है? वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सीपीयू द्वारा मेमोरी का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर क्या करता है? निर्देश एक सेट या एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। वही तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? क्या बताना है? असत्य को बताना। तो देखिए, लिनक्स कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो उपकरणों और सॉफ्टवेयरों के बीच जो है संचार स्थापित करता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, यदि आप वायरस, मालवेयर या स्लो डाउन क्रैश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लिनक्स का एक आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, ना तो एक होगा, नहीं दो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है तो एक बार में ही निष्पादित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है कंपाइलर कहते हैं। यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तन करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, उसे कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पाइथन के अनुक्रम डेटा प्रकारों के संदर्भ में अल्प विराम द्वारा अलग किए गए आइटम का एक क्रम है और आइटम जो है पैरेंथेसिस में संकलन है। क्या है? पैरेंथेसिस में जो है संकलन है। तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्यूब, स्ट्रिंग, लिस्ट या फ्लो कहा जाएगा। तो उसे जो है ट्रप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्रप कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एक्सक्यूएल क्या है? अब देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्सक्यूएल की बात कर रही है, तो एक्सक्यूएल इसमें से क्या होता है? तो एसक्यूएल का मतलब होता है, एसक्यूएल का मतलब जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है और सीपीयू में आ रहा है और डेटा सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है? तो क्या है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर। उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो फुटर जो उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग में कंटेंट दोहराने में मदद करता है। हेडर जो होता है प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष में कंटेंट को दोहराने में मदद करता है और पृष्ठ संख्या प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती है। तो कौन सा कथन गलत? ये भी सही है। पृष्ठ संख्या जो है प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर भी दिखाई देता है, नीचे भी दिखाई दे सकता है। और एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते, पैट सब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टि का अधिकतम मूल्य होता है? तो है डोमैक्स। क्या होता है? डीमैक्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदी छाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेस होल्डर कहा जाता है। इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? तो हम सभी जानते हैं इंटरनेट की शुरुआत जो है अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था। ठीक है, ईमेल एड्रेस जैसे समवन @example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि जो डोमेन होता है ना, वो होता है
ये होता है डोमिनेंट। डॉट कॉम जो होता है ये क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रों का तत्काल उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो केंद्रों का, हब का उत्तराधिकारी कौन होता है भाई, तो हब का जो उत्तराधिकारी होता है स्वेचेज होता है। क्या होता है, स्वेचेज, स्विच जिसे हम कहते हैं, स्वेचेज लिखा हुआ है यहाँ पे। स्विच जो होता है एक नेटवर्क डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है। स्विच इसका आंसर होगा। ठीक है, और स्विच में जब किसी डिवाइस से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो स्विच उस इंफॉर्मेशन को सीधे ब्रॉडकास्ट नहीं करता। स्विच के पास अपना डेटा स्टोर करने का स्पेस होता है, जिसको चेक करके एड्रेस के आधार पर डिवाइस को भेजता है, जबकि बस जो होता है राउटर्स तथा मोडेम डाटा को सीधे प्रसारण कर देता है। ठीक है, 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मालिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिनिट लूप में नई प्रक्रिया बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोक बॉम्ब। ठीक है, फोक बॉम्ब जो है एक प्रकार का वायरस होता है जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को इन्फिनाइट लूप में नई प्रक्रिया को बना देता है। तो हमने जो है फुल कंप्लीट सेट किया। ठीक है, तो अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जो है रोजाना प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार सीजीएल हो, बीएसपीसीएल टेक्नीशियन का हो, या कॉरेस्पोंडेंट कलर का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का हो, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो जय हिंद, राम राम।